तरफ जश्न मन रहा है, दूसरी तरफ देखिए जरा हथौड़ा चल रहा है। टीएमसी का दफ्तर है जहां हथौड़ा चल रहा है सिलीगुड़ी में। राज्य में जितने अवैध तरीके से कब्जा कर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर बनाए गए हैं, सब तोड़े जा रहे हैं। यह हाल हो गया है दफ्तर तोड़े जाने के बाद। देखिए जरा दीवारों में बड़े बड़े छेद। तो एक तरफ हथौड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ जनता दरबार। शुभेंदु ने आज देखिए जनता दरबार बुलाया था। भारी भीड़ पहुंची अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायतें लेकर। और उसके बाद देखिए जरा जब शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हुई है, ये वो तस्वीर है। शुभेंदु जनता दरबार में पहुंचे, जिस तरह दूसरे राज्यों में सीएम लोगों की फरियाद सुनते हैं। दीदी सुन ना, दीदी सुन ना। तो शुभेंदु लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, उनका समाधान दे रहे थे, क्योंकि वो खुद को जनता का सीएम कहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वो सख्ती बरत रहे हैं। एक तस्वीर और आसनसोल से आई है। आसनसोल में तृणमूल का दफ्तर था, उस पर बुलडोजर चल गया। अब तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के शहरों में, जिलों में, कस्बों में जितने अवैध तरीके से बने हुए दफ्तर थे, सब पर बुलडोजर चल गया। तो टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर, लेकिन ममता के भतीजे की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या शुभेंदु की नजर में टारगेट पर अभिषेक बनर्जी है। पार्टी कह रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध की लड़ाई है। क्या हुआ, ममता के भतीजे के घर आज पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं शांति निकेतन की। ममता के भतीजे का घर है जहां आज बंगाल पुलिस पहुंची है। जब पुलिस पहुंची ममता बनर्जी के भतीजे के घर, आज से पहले पुलिस ने कभी 15-20 सालों में हिमाकत नहीं की होगी, लेकिन अब पुलिस को शुभेंदु ने खुली छूट दी है। पुलिस बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। तो अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, न सिर्फ घर पहुंची बल्कि देखिए अभिषेक बनर्जी के घर से एक एलईडी लेकर गई है। क्या है ये, पुलिस निकल रही है, हाथ में देखिए जरा एलईडी पकड़े हुए, एलईडी लेकर निकली। इस एलईडी में क्या है, क्यों अभिषेक के घर से एलईडी ले जाई गई है, इससे क्या सबूत, दस्तावेज निकालने पुलिस को, ये पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन ये लेकर घर से निकली है। तो ये शुभेंदु का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन भतीजे के घर तक बुलडोजर और पुलिस पहुंच जाए और नोटिस दे दिया जाए, ये बड़ी बात है। क्यों गई थी पुलिस, सवाल ये है। सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस रहे हैं। शुभेंदु अभिषेक पर शिकंजा कसना चाह रहे हैं क्या। टीएमसी सांसद के जिस घर पर पहले 300-350 पुलिस जवान इस घर के बाहर खड़े रहते थे सिक्योरिटी में, पहले अभिषेक को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, अब वो ले ली गई। ममता के भतीजे के अब उसी घर में पुलिस की टीम पहुंची छापा मारने।
पुलिस की टीम ने काफी देर तक अभिषेक के घर पर जांच पड़ताल की और फिर कंप्यूटर मॉनिटर समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए। खबर है कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस के बाद यह कार्रवाई हुई। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस दिया है। इनमें शांति निकेतन वाला यह आलीशान घर भी है जिसमें कड़ी सुरक्षा रहती है। नोटिस में कहा गया कि शांति निकेतन के घर का भी कुछ हिस्सा अवैध है। 7 दिन के अंदर अवैध हिस्से को खुद गिराने का भी नोटिस दिया था। अगर खुद नहीं गिराया अवैध हिस्सा तो फिर यहां बुलडोजर चलना संभव है और बुलडोजर कार्रवाई का खर्च भी अभिषेक बनर्जी को उठाना पड़ेगा। इस नोटिस की डेडलाइन आज खत्म हो रही थी, तभी शुभेंदु की पुलिस पहुंची। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने नोटिस के जवाब में 14 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बस पुलिस की स्पेशल टीम अचानक अभिषेक के घर जांच करने पहुंच गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं और टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। आज जब सबका साथ सबका विकास का सरकार आया तो ये सब दुर्नीतिग्रस्त दुष्कृति जो लोग हैं वो सब चूहा का बिल में सब घुस गया है। आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग का सिर्फ एक ही मंत्र है, हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्नयन। एक्चुअली जो बोलना है तो ममता बनर्जी बोलेगी। मैं तो खाली एक बस आई एम ऑल्सो एन इन्वाइटी। मीटिंग बुलाए हैं ममता बनर्जी और हमारा पार्टी लोग। जो बोलना है ममता बनर्जी बोलेंगे, अभिषेक बनर्जी बोलेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल में उद्योग का फील्ड में जो है उसको भय का बाहर लाना ये सरकार का काम है। और 100 दिन का भीतर नया सरकार क्या काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा। वो सारे लोगों को पास ये मैसेज चला जाएगा कि पुराना पश्चिम बंगाल का जो छवि था वो बदल गया है। आप सुन रहे थे बीजेपी नेता कह रहे हैं मकसद है पश्चिम बंगाल की जो पुरानी छवि थी उससे बदलना, और क्या उसी मकसद के तहत टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये हुगली देख रहे हैं, हुगली में टीएमसी का ऑफिस है जिस पर बुलडोजर चला। तो जितने दिन हो गए शुभेंदु को शपथ लिए, शायद ही कोई दूसरा राज्य होगा जहां से आपने इतना बुलडोजर एक्शन देखा होगा। न सिर्फ बुलडोजर एक्शन, अब देखिए टीएमसी में भी इस पर हड़कंप है। आज बैठक बुलाई गई। देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो ममता बनर्जी के आवास पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। अब सवाल यह है कि आप पूरी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी में इस बात को लेकर टेंशन है कि टीएमसी दफ्तर गिराए जाने के बाद अगला टारगेट टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी होने वाले हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी टीएमसी में ममता के भतीजे तो हैं, लेकिन टीएमसी में पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पर है। अभिषेक को ममता का सगा भतीजा होने का फायदा मिला। अभिषेक की शुरुआती शिक्षा कोलकाता में हुई। दिल्ली से अभिषेक ने बीबीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद यहीं से एमबीए की पढ़ाई की है। वो गाड़ी पर आप ऊपर देख रहे हैं अभिषेक को। आगे की पढ़ाई अभिषेक ने बेल्जियम से की है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 3 करोड़ 30 लाख है। हालांकि बीजेपी ने अभिषेक से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें कई मामलों में अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया। फाल्ता सीट पर टीएमसी की हार से अभिषेक को तगड़ा झटका लगा है। कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी अभिषेक रडार पर है। सीबीआई और ईडी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की। उनके बैंकॉक और लंदन के खातों में संदिग्ध लेन देन की जांच कर चुकी है सीबीआई। बंगाल चुनाव के वक्त भी गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी की थी। अभिषेक पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और शिकंजा उसके बाद से ही कसने लगा। जो कुछ अभिषेक पर हो रहा है इस पर सियासत भी हो रही, क्योंकि अभिषेक पश्चिम बंगाल के एक बड़ा चेहरा है, टीएमसी के लिए भी खास तौर पर। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ममता की कुंठा, हताशा, निराशा स्पष्ट दिख रही है। उनकी खेला होबी की संस्कृति, हिंसा की संस्कृति अब खत्म हो रही है। जनता के मन में उनके प्रति घोर आक्रोश उनसे सहन नहीं हो रहा।
चावल और दाल जो है ये मिल गया है। अब अचानक उसको मशीन चला के, बुलडोजर चला के बोलेंगे दोनों को अलग करो, और आप बोल रहे हो कि तृणमूल ने माइनॉरिटीज का अपीसमेंट किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा बुलडोजर पॉलिटिक्स, क्योंकि आप समझते कि उधर योगी जी हिंदुत्व का जो होना था वो हो रहा। अभी लोग को सोचना चाहिए, इन लोग का दम था, इतना अहंकार हो गया था तृणमूली में। वो ममता बनर्जी बोलो, अभिषेक बोलो, और जितना भी है, ये देखिए प्रकृति का नियम नहीं, नेचुरल जन्म लेने से इसका मृत्यु अनिवार्य है, तो उसका ये हाल हो गया। पिछले 15 साल से जितने स्कैम्स हुआ है तृणमूल सरकार के अमल में, उसी टाइम का सभी स्कैम खुला हो रहा है। बीजेपी का कहना है टीएमसी के वक्त जो स्कैम हुए उन्हें खोला जा रहा है। टीएमसी के वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदतर थी उसे बेहतर बनाया जा रहा है। अब देखिए इसी कड़ी में क्या हो रहा है, घुसपैठियों पर कैसे एक्शन हो रहा है। ये देख रहे हैं, होल्डिंग सेंटर बनाया गया। कल मैंने आपको बताया था घुसपैठियों को लाकर रखा जाएगा ऐसे सेंटर में। ये वैसे ही होल्डिंग सेंटर है जो मालदा में बनाया गया है। मालदा वो इलाका है जो बांग्लादेश से जिसकी सीमाएं सटती हैं और सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा में होती है। तो मालदा में देखिए शुभेंदु ने होल्डिंग सेंटर तैयार कर दिया है, यहीं पर घुसपैठियों को रखा जाएगा। पुलिस ने क्या किया, अगली तस्वीर देखिए जरा, बिफोर आफ्टर की। ये आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर दाढ़ी में, दूसरी तस्वीर देखिए, बाल दाढ़ी सब गायब, और कच्छा और बनियाइन में सड़क पर परेड कराई गई है डॉन की। अब आइए, अब आपको मैं इसकी परेड दिखाऊं जो परेड करवाई गई है। बीच सड़क आप देख रहे हैं, पुलिस ने बनियान में ही सड़क पर परेड करवाई है। डॉन की परेड का मकसद है लोगों में भय खौफ खत्म हो कि अब पुलिस ऐसे ऐसे डॉन को सड़क पर घुमा रही है, लोगों में इनको लेकर कोई दहशत ना बचे। ये आप देख रहे हैं, ई रिक्शा गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रही है, बाइक गुजर रही है बीच सड़क। जिस डॉन का जलवा जलाल होता था वही डॉन कच्छा बनियान में। तो ये अकेला डॉन नहीं है, अगले एक और टीएमसी के नेता के करीबी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसका उसी हुलिया में परेड हुआ। ये देखिए, ये नया स्टाइल है शुभेंदु की पुलिस का, इस स्टाइल में अब परेड करवाई जा रही है। होमगार्ड শাহিন মোল্লা ওরফে সানি, তাকে কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আর আজ কিন্তু দেখাচ্ছে একেবারে হাফ প্যান্ট পরিয়ে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে তাকে কিন্তু এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে। একেবারে পালাবদল হতেই जिस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम शाहीन मुल्ला है, हाफ पैंट और बनियान में परेड करवा रही है शुभेंदु की पुलिस। নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি তোলাবাজি করতেন এবং নিজেকে হোমগার্ড শাহিন মোল্লা ওরফে। अब ये नया बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। एक और देखिए कच्छा बनियान में परेड, ये टीएमसी नेता शमीम है। कल मैंने आपको दिखाया था सोने का महल जिसके ऊपर आरोप लगा था, वही शमीम जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसकी परेड करवाई जा रही है। अब आइए, अब एक एक डॉन से आपको मिलवाता हूं क्या कुछ इनके कारनामे थे जिसके बाद इनका यह हाल हुआ है। देखिए जरा बंगाल में क्या हो रहा है। ये जिसे आप देख रहे हैं आकाश सिंह नाम है, हावड़ा के गैंगस्टर आकाश की ममता राज में तूती बोला करती थी, लेकिन शुभेंदु की पुलिस ने इसी गैंगस्टर की परेड निकाली है। यह तस्वीर देखिए, बंगाल पुलिस इसे कच्छा बनियाइन में ही उठाकर ले आई और आरोपी डॉन आकाश की दाढ़ी मूंछ भी मुंडवा दी गई। साथ ही पुलिस गैंगस्टर को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी इस हुलिया में। आकाश सिंह पर हावड़ा में एक वसूली गिरोह चलाने का आरोप है, साथ ही उस पर एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने जैसा गंभीर आरोप भी है, जिसके बाद पुलिस उसे सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। लेकिन कच्छा बनियाइन में ले जाने पर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। विरोधी सवाल कर रहे हैं, पुलिस कह रही है अपराध कैसे अंजाम दिया ये समझने ले गए थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, गैंगस्टर आकाश की तरह एक छोटा डॉन की भी परेड निकाली गई है। ये छोटा डॉन
बंगाल पुलिस ने उसे शॉर्ट्स और बनियान में सड़क पर घुमाया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की कमर में रस्सी डाली हुई थी और दावा है कि छोटा डॉन उर्फ शाहीन मुल्ला वसूली करता था। कोलकाता में अगला एक और नाम है, देखिए, डॉन सोना पप्पू की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। सारे डॉन का काम तमाम है। प्रशासन ने सोना पप्पू के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। दावा है सोना पप्पू ने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। ममता राज में सोना पप्पू रसूख के दम पर दबंगई करता था। सोशल मीडिया पर उसकी टीएमसी नेताओं के साथ तस्वीरें आ चुकी हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने उसे संरक्षण दिया है और अब उसके अवैध ठिकाने पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है, जबकि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। सुनिए जरा, यह एक्शन हो रहा है बंगाल में। लोगों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि डॉन, माफिया, बाहुबली नहीं होंगे तो वो सुकून और महफूज होकर रह पाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दिलीप घोष और कल्याण बनर्जी। लोग जानते हैं यहाँ का बालू का पैसा कहाँ जाता है, कोयले का, गाय तस्करी का। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए, जो वास्तव वही बोलिए। आज आपका घर तोड़ रहा है तो आप क्यों लोगों के पास अपील कर रहे हैं? तो ये सारी बात ढोंग है, सब जानते थे, अब सब निकलेगा, सब सामने आएगा। ऑटोक्रेट गवर्नमेंट आया है, फैसिवादी गवर्नमेंट आया है। शुभेंदु अधिकारी उसका चीफ मिनिस्टर है, अरोग्नि मित्रा पर उसका वो मंत्री है। तो ऑटोक्रेसी कितना तरीका से चलना सकता है वो भी दिखा दे रहे। किसी को कोई जगह में काम नहीं करने देगा। जनता ने इसका पूरा जवाब देगा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। 1 बरस का अंदर जो होगा वो चिंता मत कीजिए। और आइए, इस बीच बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो आपने देखा। बंगाल में बकरीद और नमाज और कुर्बानी को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। दूसरी तरफ यूपी में देखिए जरा, योगी राज में क्या हो रहा है। बाकायदा बकरीद से पहले त्योहार आ रहा है, कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे तो पुलिस सड़कों पर उतार दी गई है, फ्लैग मार्च कर रही है। आपने देख लिया महाराजगंज की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर। सेंसिटिव इलाका है कानपुर, जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। राज्य सरकारों की कोशिश यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो किसी भी कीमत पर। हाँ, मैंने वीडियो ला दी पूरी। कानपुर की गलियों की तस्वीर आप देख रहे थे जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अब आपको ले चलते हैं हेमंत सोरेन के राज में झारखंड। खूंटी देखिए, दंगों से निपटने की अगर परिस्थिति हो जाए उससे निपटने के लिए पुलिस ने ड्रिल किया है। और आइए अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछली बार आपको याद होगा बकरीद में कुर्बानी को लेकर मुंबई में कई जगह से बवाल और तनाव की खबरें आई थी। मुंबई में देखिए जरा, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पर, सड़कों पर पुलिस तैनात। पिछली बार मुंबई के मीरा रोड की सोसाइटी में बवाल हुआ था। इस बार देखिए जरा, मीरा रोड पे लंबा पुलिस का दलबल यहां से वहां तक आपको नजर आएगा। और बकरीद आई तो बयानों की बहार आ गई। मंत्री है सरकार में नीतीश राणे। नीतीश राणे कह रहे हैं वर्चुअल बकरीद मनाइए। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये?
मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा। नीतीश राणे कह रहे हैं हमें होली पे कहा जाता है ड्राई होली मनाओ, तो हम कह रहे हैं बकरीद में वर्चुअल बकरीद मना लो। अब देखिए दिल्ली में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और बाकायदा चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। बकरीद है, नमाज को लेकर भी पुलिस एक्टिव है। दूसरी तरफ बकरा मंडी में बकरे बहुत महंगे हो गए हैं। लोगों के लिए दूसरी टेंशन ये, एक तो गर्मी ज्यादा है, बकरे बीमार भी हो रहे हैं और बकरे महंगे भी हो गए हैं। इस बीच एक तस्वीर आई, देखिए जरा, यूपी से कौशाम्बी की तस्वीर है। बकरे से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटा है, इसमें बकरे भरे हुए थे। किसी तरह बकरों को निकाला गया और उसके बाद बकरों की लूट शुरू हो गई। अब देखिए जरा कैसे लोगों ने बकरों को उठाया है और उठा उठा कर ले गए। देखिए बकरे उठा उठा कर घर ले गए। ये देखिए जरा, जिसके हाथ में जो आया वो बकरा उठा उठा कर ले गया। बकरों की लूट देखी आपने, लेकिन कुर्बानी और नमाज को लेकर अलग अलग राज्यों में अब कड़े फरमान हैं। नहीं चाहती सरकारें तनाव की स्थिति पैदा हो, कोई दंगा हो या लड़ाई झगड़ा हो। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में क्या है, और ये योगी की सरकार बनने से हमेशा से ये रूल है, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी का ऑर्डर नहीं है, कोई इजाजत नहीं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल ना हो। योगी ने कहा है कई जगहों पर भी, नई जगहों पर भी कुर्बानी की इजाजत ना दी जाए। सड़क या सार्वजनिक रास्ते पर नमाज नहीं होगी, परंपरागत स्थानों पर ही नमाज अदा की जाएगी। बकरीद पर कोई नई परंपरा शुरू ना की जाए। अधिकारी तय करें कि नियम का कड़ाई से पालन हो। महाराष्ट्र में देखिए जरा, महाराष्ट्र में 25 से 28 मई तक विशेष जांच अभियान चल रहा है। अवैध गौ तस्करी रोकने के लिए नाकेबंदी के आदेश दिए गए। बॉर्डर और खास रूटों पर कड़ाई से जांच की जा रही है। नियम तोड़ने पर अब गाड़ियां सीधे जब्त कर ली जाएंगी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में केस होगा और अवैध बूचड़खानों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत एक्शन होगा। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर सियासत भी गरमाई है। फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमें कहते हैं ड्राई होली खेलो, तुम भी वर्चुअल बकरा काटो, कंप्यूटर पर बकरे की फोटो रखकर वर्चुअल कुर्बानी दो। पश्चिम बंगाल में गौ हत्या कुर्बानी पर कड़े फरमान जारी हुए। गाय, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर बैन है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बंगाल में पशु वध बैन है। सड़क किनारे, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माना संभव है। दिल्ली में देखिए बकरीद पर गोवंश गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह से बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमारे धर्म में गौ माँ को भगवान या माँ जैसे माना जाता है, तो उनकी भावना का हम कदर कर सकते हैं, तो हिंदुओं की भावना की कदर क्यों नहीं हो रही है? जो भी होगा मौका भी लगाया जाएगा। मौका लिखा है उस जीआर में, मौका लगाया जाएगा। उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप तो वर्चुअल बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई होली मनाने की अपील की जाती है ना। दिवाली के वक्त पटाखे नहीं बजाने की भी अपील की जाती है। ड्राई होली हो सकती है तो वर्चुअल बकरी ईद जरूर हो सकती है। सरकार को बकरी ईद के पहले ही इस तरह की बातें सोचती है। मुझे बताओ ना, ये जो बोलते हैं गाय की मत करो, कौन कर रहा है गाय? हमारे काफी मौलानाओं ने, काफी हमारे स्कॉलर्स ने, मुस्लिम नेताओं ने तक कह दिया, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये इशू है तो आप गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। हमें वर्चुअल नाम का कोई चीज ही नहीं है यार। इस्लाम में इतने बरसों से हम कुर्बानी करते आ रहे हैं, फिर क्या सारे त्यौहार वर्चुअल ही करेंगे? बताओ मेरे को, क्या होली भी वर्चुअल करेंगे, दिवाली भी वर्चुअल करेंगे, और जितने फेस्टिवल है हमारे हिंदू भाई वर्चुअल करेंगे क्या? सब कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे करेंगे क्या?
ये नहीं होता। ये जो बोलते हैं इनका यहाँ पे खाली है दिमाग, खाली इनको खाली एक काम दिया है, जाओ नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ। तस्करी के लिए परमिशन नहीं है। गौ माता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है और उस माध्यम से हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और कोई भी इंसान, कोई भी व्यावसायिक अगर इस तरह से गलत तरीके से अगर तस्करी करता रहेगा और गौ माता की हत्या करता रहेगा तो शासन के तौर पे हम किसी को बख्शेंगे नहीं। बुलडोजर क्या, उसके ऊपर भी अगर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो शासन के तौर पे हम करेंगे। कुर्बानी हमेशा से होती आई है, हमेशा से होती रहेगी। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फलसफा नहीं है। यहाँ वर्चुअल कुछ नहीं है, दिखावा नहीं, हवाई कोई बात नहीं। किसी की आस्था हो, गौ माता है, इसलिए उस आस्था का कद्र करना, उसकी इज्जत करना, उसकी हिफाजत करना हर भारतीय का फर्ज है। इसलिए इस विवाद में मुझे लगता है कि मैं भारत के मुसलमानों से ये कह सकता हूं कि आप ना पढ़ें। देखिए, कुर्बानी को लेकर बहुत बवाल होता है, हंगामा होता है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नियम बनाए हैं। आपको सऊदी अरब लिए चलता हूं। सऊदी अरब में कुर्बानी कैसे होती है? सऊदी अरब में सरकार ने देखिए स्लॉटर हाउस बनाए हुए, इस तरह से पूरे कवर्ड स्लॉटर हाउस होते हैं सऊदी अरब में। यहीं कुर्बानी होती है, यहीं लोग आते हैं, बकरा लेते हैं, कुर्बानी होती है और यहां से मांस लेकर घर चले जाते हैं सीधे। पूरे सड़क पर, चौराहे पर, गली में कहीं कोई खून नजर नहीं आता है। ये सरकार ने इंतजाम किए हैं लोगों की सहूलियत के लिए, इससे कोई तनाव की स्थिति भी पैदा नहीं होती। मान लिया हम रोड पे मस्जिद नमाज पढ़ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस जा रही है, किस पे मरीज बैठा हुआ है, तब उसमें मरीज को तकलीफ होगी, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है। जैसे ये लोग तर्क दे रहे थे कि अगर नियम लागू हो रहा है तो हिंदू के लिए भी नियम लागू हो तो सब पे लागू हो। बकरीद की नमाज और ईद की नमाज साल में एक बार होती है और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें और सड़कों पर नमाज बिल्कुल करते ही नहीं होना चाहिए और ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का जो कहना है तो बिल्कुल सही कहना है, उनकी बात हम मानते हैं और हमारा इस्लाम भी ये चीज़ सिखाता है। इस्लामिक तरीके से ये चीज़ मना है कि हम किसी को परेशान करके वो काम नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो। तो जब इस चीज़ की इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता है तो इस चीज़ को आपको मानना चाहिए। अगर नमाज पढ़ रहा है कोई आदमी, बाहर मस्जिद के बाहर पढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और वही वहाँ भंडारे में भी हो रहा है, तो वो चीज़ तो गलत है, दोनों के लिए गलत है। अगर नियम लागू हो सबके लिए हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा तो हाँ, जब थोड़ा सा अफसोस होता है सरकार की तरफ देख करके, मतलब सरकार को दिख नहीं रहा है थोड़ा बहुत, हम लोग के साथ में जो बोला जा रहा है। तो आप मुसलमानों का पक्ष सुन रहे थे, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बकरा बाजार, जहां लाखों रुपए के बकरे आए। देखिए जरा, ये 6.5 लाख रुपए का बकरा है, 6.5 लाख रुपए का। जो दाम है वो 6.5 लाख रुपए जोड़ा है। एक बकरा ये है जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, दूसरा जस्ट उसके बगल में है। ये दोनों जोड़े जो है वो 6.5 लाख रुपए। बताऊंगा इसकी खासियत क्या है, क्यों 6.5 लाख का। पहले ये देखिए, ये जो भैंसा देख रहे हैं इसकी भी कुर्बानी होती है। ये 31 लाख रुपए का भैंसा है, 31 लाख का। और ये जो भैंसा आप देख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स खाता है, घी भी खाता है, दूध भी पीता है। और आइए अब आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में देखिए बकरों के दाम क्या चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं महंगा बकरा 1.5 लाख रुपए का बकरा है। बेचने वाले का दावा है कि इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। अब देखिए, एक तो महंगाई बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है और बकरे के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा बकरों के कीमतें क्या क्या है। बकरीद में सियासी तूफान और घमासान अपनी जगह है, लेकिन बकरीद से पहले मंडियों में बकरों की भारी डिमांड है। लखनऊ में एक बकरे का भाव 25,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक हो गया। सबसे महंगा 4 लाख रुपए में बकरा बिका बर्बरी नस्ल का, और इन्हें गर्मी से बचाने के लिए कूलर का भी इंतजाम होता है। बर्बरी नस्ल के जो बकरे, इनकी डाइट में ड्राई फ्रूट और घी होता है, और इसके अलावा इन्हें देसी चना, गुड़ और फल दिया जाता है। बर्बरी नस्ल का जोड़ा मंडी में ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 6.5 लाख रुपए में बकरा बिक रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ में ये विक्रेता। एक ऐसा ही बकरा हमारे पास है जो
बर्बरी नस्ल का है और इसका जो दाम है वो 6.5 लाख रुपए जोड़ा है। एक बकरा ये है जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, दूसरा जस्ट उसके बगल में है। ये दोनों जोड़े जो है वो 6.5 लाख रुपए प्रति जोड़े बिकने को तैयार है। इनके जिस बकरी के साथ अभी आप खड़े हैं इसका रेट क्या होगा? सर ये जोड़ा है 4.5 लाख रुपए। ये 4.5 लाख जोड़ा। इससे महंगा भी कोई बकरा आपके पास है? इससे महंगा है हमारे पास ये है बर्बरे। कौन सा है? नचर होगी ये बर्बरे की। ये इसके दाम कितना होगा? ये सर 6.5 लाख रुपए जोड़ा। अब भाई आपको हापुड़ लिए चलूं। हापुड़ में बकरीद से पहले एक भैंसे की बहुत चर्चा है। हरियाणा से आए इस भैंसे का नाम है युवराज और इसका मालिक है आमिर। भैंसा युवराज के लिए 21 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है इस भैंसे की, लेकिन आमिर इसे 31 लाख रुपए से कम में बेचने को तैयार नहीं। आमिर अपने दमदार भैंसे के खानपान और सेहत का खास ख्याल रखते हैं। भैंस युवराज को रोजा 1 किलो रोज घी और ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं और रोज करीब 2 घंटे तक इसकी मालिश भी की जाती है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 31 लाख का भाई भैंसा है ये। 31 लाख का भाई भैंसा है ये। क्या शौकीन है इसको? शौकीन है ड्राई फ्रूट का है, चुन्नी का है, भुस्सी का है, घी का है और दूध का भी है। दूध पीता है ये 5 किलो डेली का, सुबह शाम 5 किलो दोनों टाइम पीता है। घी वगैरह कितना खाता है? 1 किलो घी डेली का, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम घी चाहिए। तो पटना की बकरा मंडी में भी 2 बकरों की बड़ी चर्चा है। उनमें से एक का नाम है धुरंधर। धुरंधर बकरे की कीमत देखिए जरा 1,20,000 है। यह बकरा आजमगढ़ से लाया गया है। धुरंधर रोज चना, सेब, केला, गेहूं, बाजरा, काजू, बादाम जैसे फल और मेवे खाता है। पटना मंडी में अल्लाह नाम का बकरा भी खूब चर्चा में। अल्लाह नाम वाले इस बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए, भारी भरकम बाकी बकरा ये 100 किलो से ज्यादा का है। वजनी ये बकरा रोज 5 किलो से ज्यादा दूध पीता है और चना, गुड़ और ड्राई फ्रूट की खास खुराक भी इसे दी जाती है। 2 लाख का बकरा है, इस पर अल्लाह लिखा हुआ है। इसको कब से पोस रहे हैं आप? 3 साल भर हो गया। अभी कितना दाम रखे हुए हैं इसका? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्यों, क्या खासियत है? इस पर अल्लाह लिखा हुआ है। इसके में क्वालिटी है भैया। अच्छा देखिए 1,20,000 का ये। अच्छा क्या क्वालिटी है और इसमें क्या खाता है ये चना का भूसी, खरी, भूसा सब मिक्स करके खाता है। उसके बाद पानी में इसको पिलाया जाता है, गुड़ पानी। अब देखिए बकरा मंडी से निकलकर आपको लिए चलता हूं। आपने देखा हेमंता का एक्शन, योगी का एक्शन। अब आपको पश्चिम बंगाल के बाद असम लिए चलता हूं। असम में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया गया है। आज ये वो तस्वीर है। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया विधेयकখন उत्थापन কৰিব পাৰিব। যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মই উভতি আহিব পাৰো ইউচিচি সদনত মই মোক যিমান বাৰে ৰখাই লওক। अब आइए आपको बताऊं, असम उन राज्यों में शामिल होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी, यूसीसी। हेमंता शर्मा ने एक देश एक कानून वाला यूसीसी बिल पेश कर दिया है। मतलब असम में भी सबके लिए एक जैसा कानून यूसीसी लागू होने वाला है। हेमंता ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि दोबारा असम का सीएम बना तो विधानसभा के पहले ही सत्र में राज्य में यूसीसी कानून लागू करूंगा। 3 दिन के अंदर हेमंता चर्चा कर इस यूसीसी बिल को पास कर सकते हैं। इस कानून के बनते ही असम में बहुविवाह पर कानूनी रोक लग जाएगी। कोई पहली शादी रहते हुए भी दूसरी शादी करता है तो 7 साल की जेल होगी। पहली शादी की अगर छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक जेल संभव है। सभी धर्मों में शादी के लिए एक न्यूनतम उम्र का कानून लागू होगा। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हो सकती है। शादियों और तलाक का पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होगा। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनके लिए नियमों के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। हालांकि सरकार ने आदिवासियों को यूसीसी नियम से बाहर रखा है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार यूसीसी
यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान। अगर इसमें दो जनगोष्ठी को आप बात देंगे, उसमें से हटाएंगे, तो ये क्या कहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? और मेरा धर्म के ऊपर अगर कोई बात ऐसा आता है, मैं अभी तक स्टडी नहीं किया, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है उसके ऊपर में अगर कोई रुकावट आने इस बिल में आ रहा है, तो इसके लिए 100% हाउस में अपोज करूंगा। जो करना है हाउस में करेंगे। कॉमन सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि आपकी जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, आस्था है, उस पर किसी तरह का कोई चोट है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जो आपकी धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, जो विश्वास है वो करिए। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड है, वो कॉमन सिविल कोड एक कानून, जो एक सिविल कानून की दिशा में जो है, वो कानूनों के मकड़ जाल से देश को मुक्त कराने के लिए है, और मैं मानता हूँ एक अच्छा कदम है। उसका ऊपर बातचीत होगा डे आफ्टर टुमारो, परसों, तो उसमें हम लोग कुछ या क्लोज को हम लोग अपोज करेंगे। और आइए, जिस बीच गाय की कुर्बानी और कुर्बानी पर बवाल और बहस चल रही है, उस बीच एक तस्वीर आई जो हृदय को झकझोर देने वाली है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, गाय के अवशेष पड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधली की है। चारों तरफ जैसलमेर की तस्वीर है, राजस्थान की, चारों तरफ गाय के शव बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है सैकड़ों गाय हैं, सैकड़ों गाय। और आइए आपको बताऊं कि ये आखिर गौ माता की हालत ये कैसे हुई। गायों की दुर्दशा, जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जो आप देख रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर के जिला मुख्यालय के पास की है, जहां से करीब 5 किलोमीटर दूर रामराड़ रोड पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है। उसी जगह करीब 500 से ज्यादा गायों के शव पड़े मिले। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कई गायों के शव सड़ गए हैं। गायों के सड़े गले ये शव डंपिंग यार्ड में बिखरे पड़े। तस्वीरों के सामने आने के बाद राजस्थान में गायों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। जनता और नेता सरकार और प्रशासन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कहा यह जा रहा है, गाय की पूजा और उनके नाम पर सियासत तो होती है, लेकिन गौरक्षा के बड़े बड़े नारों के बीच हकीकत दर्दनाक है। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया और जैसलमेर कलेक्टर ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। नगर परिषद कमिश्नर ने भी ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार से जवाब मांगा है। लापरवाही उजागर होने पर ठेकेदार आनन फानन में एक्टिव हो गया। डंपिंग यार्ड में बिखरे गायों के शव को उठाकर निस्तारण यानी डिस्पोज करना शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गोपाराम नाम के ठेकेदार को ठेका मिला। उसे मृत पशु उठाने, चमड़ा और हड्डियों के निस्तारण का ठेका करीब 18 लाख रुपए में दिया गया था। और उसके बाद देखिए उसने क्या किया है, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। जैसलमेर के डंपिंग यार्ड में जो ठेकेदार होते हैं उनको वहाँ प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है मृत पशुओं का, लेकिन कई बार इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है, वो बिखेर के चले जाते हैं छोड़ के। तो जब इस तरह संज्ञान में आया तो कमिश्नर साहब ने और जिला प्रशासन की टीम ने मृत पशुओं का तुरंत खड्डा करवा के निस्तारण करवा दिया। अब आइए आपको बताऊं कि जितनी भी शहरों में गायें हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके लिए नियम, कायदे, कानून है, ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता उन्हें। देखिए जरा क्या कायदे हैं, क्या नियम कहते हैं। गायों की मौत के बाद अंतिम संस्कार और निस्तारण को लेकर बहुत कड़े नियम है। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और आयोग इस पर काम करते हैं। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि शव को खुले में ना फेंकें। खुले मैदानों, नदियों के किनारे या सड़कों पर फेंकना दंडनीय अपराध है। केंद्र सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायतों की जिम्मेदारी तय की हुई है। और आपको बताऊं कि उन्हें मृत पशुओं को उठाने और निस्तारण की व्यवस्था करनी होती है। निस्तारण वाली जगह के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति जरूरी होती है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक मृत गौवंश को आबादी से दूर ले जाना होता है। इन्हें जल स्रोतों और रहवासी इलाकों से दूर रखना है ताकि संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं। राज्यों में भी सरकार और स्थानीय प्रशासन के कई नियम होते हैं। राजस्थान में गाय के शव का सम्मानजनक और वैज्ञानिक निस्तारण जरूरी है। इसके लिए राजस्थान नगरपालिका और अधिनियम और पर्यावरण विभाग के भी नियम कायदे हैं।
उसके मुताबिक गाय की मौत पर निकाय या पंचायत को सूचना देनी होती है। यदि कोई मृत गाय को खुले में फेंकता है तो 1 से 2000 तक जुर्माना है। शहर के बाहर ट्रेंचिंग ग्राउंड में मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था होती है। संक्रामक बीमारी से गाय की मौत हुई है तो लीक प्रूफ वाहन में ही ले जाते हैं। गौशाला में मौत पर निश्चित जमीन पर अंतिम संस्कार करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक शवदाग्रहों में जलाते या जमीन में 4 से 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाते हैं। यह नियम है, लेकिन सवाल यह है कि कौन मान रहा है नियम, कायदे, कानून। अगर मान रहा होता तो 500 गायों के शव नहीं पड़े होते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। जैसलमेर नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष मृत पशुओं का ठेका दिया जाता है। शहर से जितने भी मृत पशु ठेकेदार ले जाकर के बड़ा बाग जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ उसका निस्तारण करता है। काफी दिनों से मृत पशु ठेकेदार द्वारा जो वहाँ मृत पशु ले जाए तो गए, पर वहाँ उसका निस्तारण समय पर किया नहीं, जिससे कि बड़ी संख्या में मृत पशु इकट्ठे हो गए थे। हालांकि डंपिंग यार्ड में मृत पशुओं का निस्तारण कल देर रात तक कर दिया गया है। आज मृत पशु ठेकेदार को उसका जो ठेका है निरस्त कर उसकी AMD राशि जब्त कर देंगे और भविष्य में उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब आपको बड़ी खबर और दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूं। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि RBI के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर देख रहे हैं, CCTV तस्वीर है। ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये RBI के नोट हैं जो लेकर फुर हो गए। पहली बार देख रहे होंगे आप RBI के खजाने में चोरी। पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई देख नहीं रहा है। ये देखिए, ट्रॉली में रख रख के डब्बे गायब हो गए। सब नोटों से भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए इसके अंदर रखे हुए हैं। बाकी बैंकों में तो आपने सुनी होगी चोरी, लेकिन RBI में बहरहाल। लेकिन देखिए, पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी करने वाले पकड़ भी गए हैं और कैश बरामद हुआ है। अब आपको बताऊं कि ये सब जो चोर थे, इन्होंने कैसे ये कारनामा किया है। देखिए जरा, किया क्या इन्होंने। RBI के खजाने में चोरी का मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में RBI का खजाना मौजूद है और इसी बैंक के कर्मचारी ने 8 करोड़ 70 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 13 जनवरी को 2 मजदूरों के साथ सफाई के लिए पहुंचा था, खजाने में सफाई करने पहुंचा था और साफ करके चला गया। वहां से कचरे के बॉक्स में करोड़ों के नोट भरकर बैंक से निकल लिया। चोरी के पैसों से उसने बंगला खरीदा, कमर्शियल गाड़ी खरीदी, अहमदाबाद में दुकान भी खरीदी और उसने महिला सहकर्मी को भी मकान खरीदने के लिए 23 लाख रुपए दिए। इस तरह से लेकर निकला था ट्रॉली। इसके अलावा चोरी के पैसों का कुछ हिस्सा उसने निवेश भी कर दिया मार्केट में। किसी को शक ना हो इसलिए 20 अप्रैल तक लगातार ऑफिस भी आता जाता रहा, जिससे लगे ना कि चोरी हुई है। रेगुलर ऑफिस जा रहा था। उसे जानकारी थी कि CCTV की फुटेज 90 दिन बाद हो जाएगी डिलीट, इसलिए चोरी के बाद 20 अप्रैल यानी करीब 98 दिनों तक ऑफिस भी आया और फिर उसके बाद मेडिकल लीव लेकर लंबी छुट्टी पर फरार हो गए। इसी बीच खजाने में RBI ने कैश की जांच की तो मामला खुला, पैसे गायब है। बैंक का CCTV चेक किया गया तो चोरी का यह पूरा मामला सामने आया। FIR दर्ज की, पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला आरोपी घूमने के लिए मनाली निकल गया है। पुलिस ने छापा मारा तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिल गया। पुलिस ने पैसा जब्त कर लिया और 22 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने चोरी का पूरा कारनामा कबूल किया है। बताया है कि 15 साल से बैंक में काम कर रहा था, ऐशो आराम करना था तो चोरी कर ली। पूछताछ में उसने भी कबूला कि चोरी के पैसों में 4 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। कुछ पैसा पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि बाकी पैसे को लेकर अभी जांच हो रही है। आरोपी की पत्नी रेलवे पुलिस में सिपाही है। चोरी में उसकी मिलीभगत की भी जांच हो रही है। अब आपको बताऊं कि RBI दरअसल करता क्या है, RBI का काम क्या है जिसका खजाना चोरी हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI नोट छापता है। देखिए जरा RBI क्या काम करता है। ये देख रहे हैं नोटों की छपाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक कहते हैं आप इसे, और जो देश की वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। RBI नोट छापता है और बैंक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इन बैंक शाखाओं को करेंसी चेस्ट या खजाना कहा जाता है। देश भर में RBI के पास ऐसे 4000 ठिकाने और खजाने मौजूद है बैंकों में, जहां नोट रखे जाते हैं। इसके अलावा देश भर के बैंकों में
3,746 छोटे सिक्कों के डिपो भी हैं। देश भर में केवल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर नोट छपते हैं। जो नोट फट जाते हैं या चलन के लायक नहीं होते हैं, उन्हें नष्ट करके फिर आरबीआई बाजार में नए नोट जारी करता है। इसके अलावा सोने का भंडार, आर्थिक स्थिरता, महंगाई से बचाव के लिए आरबीआई सोने का भंडार करता है। मार्च 2026 तक आरबीआई के पास 880 टन मीट्रिक टन सोना था। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि आरबीआई के सोने का बड़ा हिस्सा विदेशों से भी सुरक्षित है। करीब 197 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस में रखा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी आरबीआई रखता है। अमेरिकी डॉलर, यूरो या पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएं आरबीआई जमा करता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अभी लगभग 697 अरब डॉलर रह गया है। रही तो ये आरबीआई का काम है, लेकिन आरबीआई के खजाना चोरी करने वाला कैसे पकड़ा गया वो आपने देखा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से है। पेट्रोल डीजल के दाम और कितने बढ़ेंगे, अब आम आदमी ये पूछ रहा है और ये घबरा भी रहा है। पेट्रोल और डीजल के जिन्होंने कल टैंक फुल करा लिया था उनके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि सुबह उठने के बाद जिन्होंने खबर सुनी और टैंक फुल नहीं कराया था, तेल नहीं भराया था, उनके लिए खबर अच्छी नहीं थी। अब आइए आपको बताऊं कि कितने तेलों के दामों में इजाफा हुआ है और कितना इजाफा हुआ है। 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। 4 साल तक कीमतें नहीं बढ़ने के बाद लगातार बढ़ोतरी हो रही। 15 मई को पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी थी। तब से अब तक पेट्रोल डीजल 7 रुपए महंगा हो चुका है। पेट्रोल अधिकतर शहरों में 100 रुपए पार कर चुका है, यानी शतक लगा चुका है, जबकि डीजल की कीमत 100 के करीब पहुंच चुकी है। अब देखिए जरा, दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे है और डीजल 95 रुपए 20 पैसे। मुंबई में देखिए जरा, पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे है, डीजल 97 रुपए 83 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 51 पैसे है और डीजल 92 रुपए 82 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे है और डीजल 99 रुपए 55 पैसे। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 12 पैसे। लखनऊ में भी शतक लग गया, 101 रुपए 64 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 36 पैसे है। तो अब सुनिए जरा, जिनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है वो आम आदमी क्या कह रहा है। ये आम पब्लिक के लिए बहुत जुल्म है, ये हमारे लिए बहुत जुल्म है। कोई आम आदमी जैसा बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पेट्रोल डीजल हर 2-4 दिन में बढ़ते जा रहे हैं महंगाई के हिसाब से, तो इसी हिसाब से लोगों की तनख्वाह वगैरह भी बढ़नी चाहिए। दिक्कत नहीं है, देश के लिए और मोदी जी के लिए इतना तो चलता है, क्या फर्क पड़ेगा। जिंदगी भर कमाया भी तो है, थोड़ा दे देंगे तो कुछ थोड़ी पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ आने वाले दौर में पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, हमें गाड़ियां अपने घर लगा के बैलगाड़ियां फिर से हम दौर पे आ जाएंगे। 1971 में दोबारा से आ जाएंगे। आगे लगाएंगे घोड़ा, पीछे से लगाएंगे हम गाड़ी, फिर से बनाएंगे हम बैलगाड़ी। चलो अब नरेंद्र मोदी साहब जो भी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, इतना तो सहना पड़ेगा। तो लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है राष्ट्र निर्माण में लगे हैं इसलिए इतना सहना पड़ेगा, दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कुछ और किया भी नहीं जा सकता। इसका असर क्या होगा देखिए आपकी जिंदगी पर। असर जेब पर ऐसे होगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से आम आदमी का खर्चा बढ़ेगा। सबसे पहले इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। ईंधन कीमतें बढ़ने से टैक्सी, ऑटो, माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा। सब्जियां, राशन, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इससे लोगों की रसोई का बजट 10% से 15% तक बढ़ सकता है। दूध की कीमतों में पहले ही 2 रुपए तक बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर पूरी रसोई या अन्य जरूरत पर पहले 10 से 12 हजार रुपए खर्च होते थे, तो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं इसका असर जो माल ढुलाई पर होगा तो 11 से 13 हजार रुपए तक खर्चा हो जाएगा। कीमतों में बढ़ोतरी पर व्यापारियों ने अपनी चिंता जताई है। उनके मुताबिक इसका सीधा असर उनके व्यापार पर होगा। रोजमर्रा की चीजें, कच्चा माल, डिलीवरी चेन सभी महंगी हो जाएंगी। डिलीवरी और किचन कॉस्ट बढ़ने से होटल में खाना महंगा होगा। ऑटो, ई रिक्शा, कैब के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है और महंगाई बढ़ने से लोग मार्केट आने से बचने लगते हैं। ऐसे में दुकानदारों की कमाई और सेल कम हो सकती है। अब इस पर सियासत भी हो रही है, सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है,
क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? डंके की चोट पे एक बात कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा और किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि दाम कब तक बढ़ेंगे, कितने दिन और कहां तक दाम बढ़ेंगे और दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये आपको बताऊं। देखिए जरा, सबसे पहले अमेरिका ईरान जंग से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई। हुआ यह कि दुनिया के तमाम देशों में कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। सरकार ने कीमतें स्थिर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी पहले ही कम कर दी थी, जिससे आम आदमी को दिक्कत कम हो। पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी गई। 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था। अब सोचिए, जो $67 था वो तेल अभी पहुंच गया $110 के करीब, यानी इसकी कीमत में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन देश में इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम अब बढ़ाए गए। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को बहुत नुकसान हो रहा है। अप्रैल से जून वाली तिमाही में तीनों कंपनियों को काफी घाटा होगा। तीनों कंपनी को 1,20,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इन तीनों कंपनियों की नेट वर्थ आपको बताऊं अभी 3,48,000 करोड़ रुपए। अगर ऐसे ही घाटा जारी रहा तो 6 महीने में इनकी नेटवर्थ जीरो हो जाएगी। मतलब ये तीनों कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। इन्हें घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल की कीमत 16 रुपए बढ़ाने की सख्त जरूरत है, जबकि डीजल की कीमत को 17 रुपए बढ़ाने की जरूरत है। मतलब अब भी घाटा पूरा करने के लिए 9 से 10 रुपए बढ़ाने होंगे। पहले इन कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था, अब नुकसान की वो भरपाई कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। एलपीजी हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, सप्लाई सफिशिएंट है, परंतु पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन को क्रय करें। जहां तक संभव हो ऊर्जा बचाने का प्रयत्न करें और जहां पर भी ऑल्टरनेट सोर्सेज पर शिफ्ट होने का अवसर हो, वहां पर पीएनजी या इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप का